नमस्कार साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय आप सभी का आपके अपने RWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई जारी कर रहे हैं। आप सभी को दोस्तों जिन चीज़ों का इंतजार था, जिस विषय का इंतजार था, आखिरकार वो विषय आपके सामने आ ही गया। दोस्तों आइए मिलवा देते हैं आपको ज्योग्राफी से, और भूगोल विषय आपके समक्ष उपस्थित है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ठीक है, जल्दी से जुड़ने की कोशिश करिएगा। मैं तब तक इसका वो चेंज कर लेता हूं, शायद आवाज में कोई दिक्कत हो, इसलिए जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग। जय श्री महाकाल सभी साथियों को, सभी को राधे कृष्ण, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय श्री महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, चलिए जुड़ जाएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए चलिए, मैंने बैटरी भी चेंज कर ली है ताकि आज के क्लासेस में कोई विघ्न या बाधा नहीं हो। जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब हम भूगोल की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली बार जब हम भूगोल को पढ़ते हैं तो बहुत सारे मन में आपके प्रश्न होंगे। तो सभी साथियों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भूगोल में सबसे पहले हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, है ना। देखिएगा, मैं अब भूगोल की बात यहां पर करता हूं कि ज्योग्राफी में हम किस पार्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी के ऐसे तो बहुत सारे हिस्से होते हैं। अगर हम बात करें ज्योग्राफी के हिस्से को लेकर के, तो ज्योग्राफी मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटी गई है, जो कि हमें पढ़ना भी है। एक है आपका विश्व भूगोल, विश्व का भूगोल या विश्व भूगोल जिसे आप कहते हैं, या इसी को आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं। और उसी के साथ में दूसरा आपको भूगोल पढ़ना है जिसे आप कहेंगे भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी आप कहेंगे। भारत का भूगोल आप इसे कहेंगे, ठीक है। तो हम पहले चरण में जिन भूगोल को लेकर के आपके सामने रखेंगे वह है आपका विश्व का भूगोल। जैसे ही विश्व का भूगोल कंप्लीट होगा साथियों, सुनिएगा, सभी लोग ध्यानपूर्वक से सुन लीजिएगा। जैसे ही विश्व का भूगोल हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद में फिर हम शुरू करेंगे दोस्तों आपका भारत का भूगोल, यानी कि दूसरे नंबर पर फिर हम बाद में शुरू करेंगे भारत का भूगोल, ठीक है। और अब विश्व के भूगोल के अंतर्गत समझिएगा सभी, बिल्कुल सिलेबस भी मैं डिस्कस करूंगा, आराम से इत्मीनान से, परेशान मत होइएगा, ठीक है। इस विश्व के भूगोल में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। और फिर भारत के भूगोल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिर विश्व भूगोल में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके सिलेबस को लेकर के हम बात कर ले, ठीक है। आपके मन में सवाल काफी समय से आ रहा होगा कि सर पहले इसके सिलेबस या पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा कर ली जाए। तो बिल्कुल इसके पाठ्यक्रम या सिलेबस को लेकर के मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा, उसी के बाद जो है इसकी रूपरेखा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर इसके पाठ्यक्रम की चर्चा कर ली जाए मेरे साथियों, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो कि इसके अंदर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि आज की क्लास भी है सामान्य परिचय की। आज मैं पूरा का पूरा आपको पूरे के पूरे विश्व के भूगोल से परिचित करवाऊंगा कि आखिर विश्व के भूगोल में हम पढ़ेंगे क्या क्या, रूपरेखा क्या रहेगी, वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बताऊंगा। सामान्य परिचय जैसे ही हमारा हो जाएगा, उसके बाद में फिर हम दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे दोस्तों अक्षांश और देशांतर। आप सभी जानते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसको हम पढ़ेंगे। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखा को हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अक्षांश और देशांतर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे ही अक्षांश और देशांतर हम पढ़ लेंगे साथियों, उसके बाद में फिर मैं आप सभी के साथ इस विश्व भूगोल में अगले क्रम पर बढ़ूंगा, और उसका नाम है आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे अंग्रेजी में इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे दोस्तों। हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम पढ़ लेंगे,
क्रस्ट को पढ़ेंगे, मेंटल को पढ़ेंगे, किन किन चीजों को पढ़ेंगे आंतरिक संरचना में। तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पहली संरचना जो है उसे आप क्रस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरी संरचना को हम बोलते हैं मेंटल, और तीसरी संरचना को आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो कोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोर के नाम से आप जानते हैं। एक मिनट, ठीक है, कोर के नाम से आप इसको जानते हैं। तो ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना में इन इन चीजों को आप जानते हैं, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर अगले टॉपिक की हम बात कर लेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं वो टॉपिक, चौथे नंबर का टॉपिक है साथियों, उस टॉपिक की हम बात करेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं, हम पढ़ेंगे भूकंप। क्या पढ़ेंगे, भूकंप पढ़ेंगे, जिसे अर्थक्वेक के नाम से भी जाना जाता है। और जहां से आपकी क्लासेस होती है ना, ग्रेटर नोएडा से, वहां से हिमालय की दूरी ज्यादा नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भूकंप अर्थक्वेक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। भूकंप जैसे ही हम पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे वोल्केनो या ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे मेरे साथियों, ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ज्वालामुखी भी पढ़ेंगे, यहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी, आपको पता ही है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा ऊपर आता है, और मैग्मा आता है तो पृथ्वी की सतह पर आता है, तो बहुत सारे विनाश करता है, बहुत सारी घटनाएं होती है, तो ज्वालामुखी आता है। और जब ज्वालामुखी आता है तो मैग्मा ऊपर आएगा, फिर ठंडा होगा, लावा बनेगा, और जब लावा बनेगा तो फिर चट्टान बनेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिर अगला जो टॉपिक इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, चट्टान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चट्टान पढ़ेंगे। तो भैया चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ये सारी की सारी चट्टानें जो है हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब चट्टान वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना साथियों, फिर हम अगले टॉपिक की ओर आएंगे। ये चट्टान वाला टॉपिक जैसे ही हमारा कंप्लीट हुआ, फिर हम अगले टॉपिक की ओर आएंगे, और वह आपका टॉपिक कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनका मैं यहां पर नाम केवल लिख ले रहा हूं, लेकिन हर एक बात को हम इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हम पढ़ेंगे, कहें कि मिट्टी, सॉरी क्या बोलेंगे, महाद्वीप, महाद्वीप पढ़ेंगे। आपको पता है महाद्वीपों की संख्या कितनी है। महाद्वीप को हम कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, कॉन्टिनेंट्स। और कहते हैं ना कि 7 समंदर पार कर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो गाना गलत है। 5 समंदर है, 7 तो महाद्वीप है। आ रही बात समझ में। तो 7 महाद्वीपों को यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, ये सारे के सारे महाद्वीप हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। यूरोप, ठीक है, उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कॉन्टिनेंट हम यहां पर पढ़ेंगे। और जब कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे ना, तो इन्हीं कॉन्टिनेंट के साथ साथ बहुत सारी बातें भी देखेंगे। इन्हीं कॉन्टिनेंट के बाद फिर हम पढ़ेंगे महासागर, सारे के सारे महासागर, जिसमें अटलांटिक महासागर, ठीक है, ओशियन जिसे हम इसे कहते हैं, हिंद महासागर, पैसिफिक ओशियन जिसे आप कह देते हैं, ठीक है, आर्कटिक महासागर जिसे आप कहेंगे, बहुत सारी चीजें। आ रही बात समझ में। बिल्कुल पूजा जी, परेशान मत होइएगा, मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आपको हर एग्जाम में काम आएगा। इवन आप अगर पीएससी की एग्जाम देना चाहेंगे, सिविल सर्विसेज की एग्जाम देना चाहेंगे, तो भी काम आएगा, परेशान मत होइएगा। और मैपिंग से पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं यहां पर देखिए मैप लेकर के आया हूं। आज मैं मैप लेकर के आया हूं, और मैप से, ये पॉलिटिकल मैप है और ये एक फिजिकल मैप है, मैप से ही हर चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां बताई। महासागर पढ़ेंगे, और जब ये महासागर हो जाएंगे ना, उसके बाद में, हालांकि मैं महाद्वीप में बहुत सारी बातें बताऊंगा, जैसे पर्वत, नदी, झील, झरने, वो सब बातें मैं यहां पर बताऊंगा, वलित पर्वत भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लासेस लूंगा, और वो लूंगा पर्वतों की, माउंटेन जिसे आप कहते हैं, माउंटेन, माउंटेन्स के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है, पर्वत। फिर पर्वत के बाद में आप क्या पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे। विश्व में बहुत सारे पठार है, तिब्बत का पठार आपने सुना होगा, बोलीविया का पठार सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। कैमरा लेफ्ट में करो, कैमरा, क्यों, कोई दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? नहीं, मेरे ख्याल से कैमरा तो ठीक है, ठीक है। तो पठार पढ़ लेंगे, पर्वत पढ़ लिया, पठार पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ेंगे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, फिर जो चीज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मैंने यहां पर लिखा, चलो इसी पेज में मैं इनबिल्ड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये पठार हो गया 10वां टॉपिक। फिर 11वां टॉपिक मैं यहां पर लिख देता हूं। 11वां पठार के बाद में फिर क्या पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, नदियां, विश्व की नदियां, विश्व की नदियां पढ़ेंगे। फिर झीलें पढ़ेंगे, झीलें,
लेक्स आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी आपने कैस्पियन सागर झील का नाम सुना होगा, आपने सुपीरियर झील का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने बहुत सारी बोलीविया के पठार पर जो एक झील है वो उसका नाम सुना होगा, ठीक है, टीटी काका बोलते, क्या नाम है, टीटी काका। ये सारी बातें, ओशिनिया महाद्वीप क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया किसे कहते हैं, सब सब पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। तो झीलें आपने पढ़ ली, नदियां आपने पढ़ ली, पठार पढ़ लिए, पर्वत पढ़ लिए। वहीं पर मैं आपको अगर और बातें कुछ बताऊं तो आपने सुना होगा घास मैदान के बारे में, आपने सुना है कि नहीं सुना है घास मैदान, तो फिर हम पढ़ेंगे घास मैदान के बारे में। भैया सवाना कहां है, ठीक है भैया, सवाना के साथ साथ बाकी पंपास कहां है, फिर आपने सुना होगा कंपास कहां है, डाउन्स कहां है, प्रेरी घास के मैदान कहां है। इन सारी बातों को बातों को क्या है, मैं मैप से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल निशु जी, मैप से ही पढ़ाऊंगा। तो घास पढ़ लिया आपने, जब आप घास पढ़ लेंगे, पर्वत पढ़ लेंगे, पठार पढ़ लेंगे, नदियां पढ़ लेंगे, तो बहुत सारा पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा भी फिर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जैसे विशेष रूप से एक सौरमंडल वाला टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है, वो भी ज्योग्राफी का ही विषय होता है, इसलिए उसको भी हम पढ़ेंगे। सौरमंडल या सोलर सिस्टम इसको हम कहते हैं, तो सौर मंडल के नाम से हम इसको जानते हैं। और सौर मंडल के सारे ग्रह, उन ग्रहों के बारे में, विशेषता, कैसे उत्पत्ति हुई पृथ्वी की, इन सब चीजों की हम बात करेंगे साथियों, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हम बाय मैप पढ़ने वाले हैं दोस्तों। केवल ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है, मैं भारत के भूगोल की अभी कतई बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जब भारत के भूगोल की बात करेंगे तब भूगोल की बात करेंगे, तब पढ़ लेंगे भूगोल को। आ रही बात समझ में, बिल्कुल झील हर चीज की बताऊंगा मैं, ब्रह्मांड में पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रह्मांड बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, पहले इन सब चीजों को पढ़ लें, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा, मेरा सीक्वेंस रहेगा, परेशान मत होइएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। भारत का भूगोल क्यों नहीं पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा ना मंजू जी, भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा, पर पहले मैं विश्व का भूगोल पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये सिलेबस मैंने आपको एक आइडिया आपको देने की कोशिश करिए कि हम इस प्रकार से जो है सिलेबस को डील करेंगे आपके साथ। तो क्या क्या पढ़ेंगे एक बार पुनः समझ लीजिएगा। आज सामान्य परिचय है, आज जनरल इंट्रोडक्शन है, कल से हम अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कल से ही शुरू हो जाएगी, और फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना मेरे ख्याल से 2 लेक्चर उसमें लगेंगे, वो पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम भूकंप पढ़ेंगे, विश्व में जहां जहां भूकंप आते हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पढ़ेंगे, विश्व में ज्वालामुखी कहां कहां आते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी से किन किन झीलों का निर्माण हो जाता है, ज्वालामुखी से कोई अगर मिट्टी में कोई पोषक तत्व चट्टान बनती है तो उसको भी पढ़ेंगे। फिर अगला टाइप हमारा रहेगा चट्टान, रॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो ये चट्टान भी हम यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। और चट्टान के साथ साथ फिर महाद्वीप पढ़ेंगे, ठीक है, महाद्वीप के साथ साथ महासागर पढ़ेंगे, और महासागर में ही महासागरीय धाराएं भी पढ़ लेंगे। आपने सुना होगा गल्फ स्ट्रीम, आपने सुना है ना चिनूक, ये सारी पवनें जो है, धाराएं जो हैं, वो हम यहीं पर पढ़ेंगे। महाद्वीप में हम पवनें पढ़ लेंगे, और महासागर पर चलने वाली जो पवनें हैं उन्हें धारा कहा जाता है, तो वो धारा हम यहां पर पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। और महाद्वीप और महासागर में साइक्लोन नाम का भी आपने एक टॉपिक सुना होगा, साइक्लोन, चक्रवात जिसे हम कहते हैं, वो चक्रवात भी हम इसी में पढ़ेंगे। आप चाहें तो उसको अगला टॉपिक मान सकते हैं चक्रवात, हालांकि मैं इसी के अंदर उसको डील करूंगा। तो अगला है साइक्लोन या चक्रवात, ठीक है। तो चक्रवात हम यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। दूसरी बात, आप एक बार भूगोल पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, परेशान मत होइएगा, आपका एक बिंदु नहीं छूटेगा। आप इससे उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स परीक्षा भी दे सकते हैं, यूपीएसआई ही नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रीलिम्स परीक्षा दे सकते हैं। मैंने आपको ज्योग्राफी भी, मैंने आपको इकोनॉमिक्स भी उसी लेवल पर पढ़ाया है कि आप केवल यूपीएसआई का लेवल लेके नहीं चलेंगे, आप उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी लेवल, आरओ एआरओ की एग्जाम में भी अगर उसको पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। आ रही बात समझ में। मरुस्थल वगैरह वगैरह सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आने वाले हैं। चक्रवात हो गया, फिर अगला टॉपिक आप चाहें तो लिख सकते हैं मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल, विश्व के जितने भी मरुस्थल है, जैसे गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल हमारे मध्य भारत में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में। तो थार के मरुस्थल का कितना % भाग कहां है, क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, हर एक बात को पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार जी। कोमल जी, अरविंद जी, चलिए क्लास कितने समय में पूरा होगा। देखिए इस बिंदु पर तो मैं अभी क्या कहूं, ये तो आपके पढ़ने के दायरे के ऊपर और मेरे पढ़ाने के दायरे के ऊपर है। मैं चाहूं तो पीडीएफ से पढ़ाऊं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और मैं चाहूं एक एक बात को मैप से आपको बना बना करके पढ़ाऊं तो शायद
5-7 लेक्चर ज्यादा लगेंगे, बाकी कोई अंतर नहीं होगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं, फिर हम कक्षा की विधिवत शुरुआत करते हैं, सामान्य परिचय को पढ़ते हैं। चलिए, मैं आपके केवल 15 सेकंड आपकी क्लासेस लूंगा। मिट्टी का क्या होगा सर जी, मिट्टी का भी बताओ। हाँ जी, मिट्टी पढ़ेंगे ना गोपाल जी, शर्मा जी क्यों लोड ले रहे हो आप, है ना शर्मा जी, परेशान मत हो। चलिए, सीटेट के लिए पर्याप्त, अरे भाई सीटेट के लिए पर्याप्त नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो जाएगा सीटेट के लिए। हाँ जी मरुस्थल, सुदीप जी मैंने सुन लिया, ठीक है। हाँ, वन भी पढ़ेंगे यहां पर। अब मुझे बताओ, इस महाद्वीप पर जब हम पढ़ेंगे तो वन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना भाई, हमने पढ़ा महाद्वीप एशिया पढ़ा हमने, और एशिया में वन नहीं आएंगे क्या? तो वन आएंगे, और वन का ही छोटा रूप घास होता है, तो घास और ये सब तो आएगा ही आएगा ना। मैक्सिमम कितनी क्लास होगी? देखो सुनिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैक्सिमम कम से कम 22 से 25 क्लासेस लूंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की 22 से 25 क्लासेस, ठीक है। इतने में मैं अपनी कोशिश करूंगा आपको करवाने की, जी जान लगाऊंगा। 22 से 25 क्लासेस में मुझे कुछ बातें अगर आपको पीडीएफ के रूप में भी देनी होगी तो मैं दूंगा। तो 22 से 25 क्लासेस मैं विश्व भूगोल की लूंगा, उसके बाद में फिर इंडियन ज्योग्राफी। विश्व भूगोल वाला पार्ट थोड़ा सा छोटा लगता है, बाकी भारत का जो भूगोल है उसको हमें और ज्यादा डीप में पढ़ना है, तो वहां पर ज्यादा क्लासेस लगेगी। तो पहली बात, सभी को धैर्यता बनाए रखना है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, और शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। बस आपको केवल विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास रखोगे तभी आगे चीजें बनेगी। इकोनॉमिक्स में भी विश्वास रखा। अब मुझे आप ये बात बताइए, कितने छात्र ऐसे हैं जिनको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं पता था, और जब आपने पढ़ा, चाहे मुझसे पढ़ा चाहे किसी से भी पढ़ा, कोई भी विषय पढ़ा, तो आपके मन में अब इकोनॉमिक्स को लेकर के डर तो नहीं होगा। और एक और बात बताऊं मैं आपको, दिल्ली पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं अभी हुई ना शिफ्ट में, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर नहीं गए हैं। अगर आप लोग दिल्ली पुलिस का पेपर एनालिसिस देख रहे हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। मुझे बताओ, क्या इकोनॉमिक्स को मैंने आसानी भाषा में नहीं समझाया आपको? कितने सरल भाषा में समझाया। तो परेशान मत हो, हम बाय मैप इसको एक एक चीज को डील करेंगे आपके सामने, एक एक चीज को बाय मैप से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हां, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे विश्व में उत्पादक देश कौन कौन से हैं, जैसे भैया मक्के का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा कहां होता है, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन कहां होता है, भारत में किस राज्य में होता है, तो दोनों की तुलना कर लेंगे। दूध का उत्पादन में पहले दूसरे तीसरे पर कौन है, अंगूर के उत्पादन में कौन है, ऐसे अलग अलग फसलों के उत्पादन में, अलग अलग खनिज तत्वों के उत्पादन में, कि भैया सबसे ज्यादा बॉक्साइट किस देश में होता है विश्व में, फिर भारत में कहां होता है। इस तरीके से तुलनात्मक रूप में हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ मैं विश्व लिख लूंगा और दूसरी तरफ मैं क्या लिख लूंगा, भारत लिख लूंगा, और एक तरफ मैं फसल या कोई भी पदार्थ लिख लूंगा। कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मेरी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो, बस इस बात की गारंटी है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर मैं ढलने लगा साथियों तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि सबकी अलग अलग इच्छा है और सब चाहते हैं कि मेरे तरीके से पढ़ाओ, मेरे तरीके से पढ़ाओ, संभव नहीं है ना। तो आपको शिक्षक के तरीके से पढ़ना है, मुझे मेरे तरीके से ही पढ़ाने दो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, तो शानदार। सर जी जिस प्रकार आप कह रहे हैं ये भी पढ़ेंगे, बिल्कुल सारी चीजें पढ़ेंगे, सब चीजें हो जाएगी, ठीक है। आपका कमेंट इतना फास्ट आया कि ऊपर चला गया। सर मैप एटलस कौन पढ़ाएंगे? अरे मैं ही तो पढ़ाऊंगा, ये महासागर और महाद्वीप में एटलस से ही तो पढ़ाऊंगा। मैं मैप लेकर के आऊंगा, ये क्या लेकर के आया हूं मैप, हर दिन मैप का सहारा होगा, हर दिन, बिना मैप से तो कोई काम होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल आरओ एआरओ के लिए भी पर्याप्त है ये क्लासेस। अब हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम हमारे मूल टॉपिक पर आएंगे साथियों। तो सभी लोग, अब आपके सिलेबस को हम शुरुआत करेंगे, सामान्य परिचय की हम बात करेंगे। तो सब लोग सबसे पहले तो यहां पर जुड़ने की कोशिश करें, सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार जुड़ गए। अब बिना देरी किए दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब मैं एक पृथ्वी का एक ग्लोब बनाने वाला हूं, पृथ्वी को आपको समझाने वाला हूं कि पृथ्वी है कैसी। आपको पता है कि पृथ्वी कुछ ऐसी है, ये ग्लोब है पृथ्वी का, और इस पृथ्वी के बीचों बीच से, समझना, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी गोल है। ऐसा आपने सुना होगा कि पृथ्वी गोल है, पर मैं कहता हूं पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोलाकार ना भैया, पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, फिर कैसा है, अंडाकार है। अंडा कैसा होता है आपने सुना होगा, अंडा कैसा होता है, अगर मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बताऊं अंडा कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा ही होता है ना अंडा, ये। तो पृथ्वी का आकार ऐसे ऐसा है, आ रही बात समझ में।
तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि पृथ्वी का आकार कैसा है। अब मैं इस पार्ट को यहां पर डिलीट करूंगा और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलिए अब सभी लोग ध्यान देंगे दोस्तों इधर। चलिए, ये आपकी अर्थ है। ठीक है, और इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली, ये कुछ ऐसे बांट देंगे हम लोग। ठीक है, ये दो बराबर भाग में मैंने बांट दिया। आपको पता है इस पृथ्वी के मैंने दो टुक कर दिए। मेरे पास एक बॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल बताता। कहीं गेंद वेंद रखी हो मेरे पास तो नहीं है। मैंने इस पृथ्वी को या इस सेवफल को दो बराबर भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, और मैंने बांट दिया। और बांटने वाली जो रेखा है ना, यह रेखा, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, समझना इस बात को। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो साथियों, इस रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इसी रेखा को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। या इस रेखा का एक और नाम है साथियों, अगर आपको पता हो तो, इस रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, या इसका एक और भी नाम है, क्या कहते हैं? तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। अभी केवल समझ लीजिएगा, हर एक बात आपको आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो यही रेखा अलग अलग नामों से जानी जाती है। मैं आपको बताऊं, इसको विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं अंग्रेजी में, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इस रेखा से समझना, इस रेखा से ऊपर की ओर मैं जाता हूं, ऊपर की ओर। इस रेखा से जब मैं ऊपर की ओर जाता हूं मेरे साथियों, इस रेखा से मैं ऊपर की ओर जाऊंगा तो यहां पर मुझे एक बिंदु दिखेगा जिसे हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, या इसी को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कहेंगे? इसको उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ये वाला जो बिंदु है मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, इस बिंदु को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध नहीं, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहते हैं साथियों, एक मिनट, है ना, नॉर्थ पोल कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, नीचे, सबसे नीचे वाला जो बिंदु है, यहां पर जो एक बिंदु बनेगा, इसको हम किस नाम से जानते हैं पता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव के नाम से हम जानते हैं इसको। और दक्षिणी ध्रुव को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो साउथ पोल के नाम से जानते हैं। साउथ पोल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं साथियों। ठीक है, यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, ये रेखा ऊपर नीचे हो गई है। आ जाओ भैया आप वापस से इधर, ये आ गई। ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ गई आपको। तो उसके उत्तर में है उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। एक और बात समझिएगा, एक और बात समझिएगा, इस विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जब हम जाते हैं ऊपर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। तो यहां से लगा करके यहां तक का जो हिस्सा है, ये वाला कौन सा हिस्सा कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध हम इसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नॉर्थ हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं पुनः, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, या इसी को नॉर्थ हेमिस्फेयर के नाम से भी जानते हैं, और नॉर्थ हेमिस्फेयर को NH लिखते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके ठीक नीचे साथियों, ये यहां से लगा करके अगर मैं इस दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, या दूसरे शब्दों में मैं आपसे कहूं, तो इस विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक की,
यहां से लगा करके यहां तक का जो दूरी है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ये इसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। 1 मिनट में हट जाऊंगा, फिर आपको बता दूंगा। दक्षिणी गोलार्ध या इसी को सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, SH या सदर्न हेमिस्फेयर। एक बार पुनः देख लीजिए इस बात को। मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको यह बताया है, सुनिएगा सभी लोग, मैंने आपको यह बताया है कि इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में मैंने बांट दिया और 2 बराबर भागों में मैंने विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से मैंने बांटा। और जब मैंने बांटा तो इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव तक जो गैप है उसको आप लोग उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जिसे नॉर्थ हेमिस्फेयर कहा जाता है अंग्रेजी माध्यम के नाम से। ठीक है। उसके बाद में इस विषुवत रेखा से लगा करके दक्षिणी ध्रुव तक का जो बिंदु है, वहां तक का जो गैप है, उसे आप दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फेयर के नाम से आप इसको जानते हैं। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या साथियों? ये बात समझ में आ गई आपको? ये उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है? ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब सुनिएगा एक और बात। ये जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव से लगा करके इस दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मिलाती है, जिसे आप इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। इस रेखा को आप लोग क्या कह देते हैं? देशांतर रेखा कह देते हैं ऐसे तो, लेकिन इस रेखा को जब मिलाया जाता है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जब बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो एक काल्पनिक रेखा आपको प्राप्त होती है। आ रही बात समझ में? और ये जो काल्पनिक रेखा है, इसी को आप देशांतर रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री देशांतर के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं साथियों। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा, इसे आप 2 भागों में जानते हैं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये जो रेखा है साथियों, इस रेखा को आप किस नाम से जानते हैं? तो इसको आप 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अरे यार 1 मिनट, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं साथियों, इसको आप 0 डिग्री देशांतर या फिर इसी को आप जो है वह ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच क्यों कहते हैं? एक शहर है, क्या है? ठीक है, सब पढ़ेंगे आप, अभी इत्मीनान से इसको केवल समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसको आप इस नाम से भी जानते हो साथियों। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहां पर इतनी बातें बताई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये एक ओवरव्यू मैंने बताया। मुझे बताओ, जब मैंने आपको एक बात बताई साथियों यहां पर, और वो बात ये बताई कि यहां से लगा करके इस विषुवत रेखा से लगा करके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो ये वाला पार्ट कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, और इससे ऊपर वाला क्या कहलाता है? तो ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, मुझे एक बात बताना, अगर मैं दिशा की बात करूं तो इधर कौन सी दिशा होगी? ये वाली। तो आप सब कहेंगे सर गुरुजी क्यों मजे ले रहे हो, ये ईस्ट होगी। कौन सी दिशा होगी? ईस्ट दिशा। ठीक है, या अगर मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं इसको, तो यहां पर जो दिशा होगी वह ईस्ट होगी, ईस्ट ही होगी ना। और इधर जो दिशा होगी वो कौन सी होगी? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी मत लो मजे, वेस्ट होगी। ऊपर कौन सी होगी? तो गुरुजी फिर ले रहे हो मजे। मैं कहूंगा नहीं। फिर नीचे कौन सी होगी? तो गुरुजी ले लिए ना आखिर मजे, साउथ होगी। आ रही बात समझ में? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आ रही बात समझ में? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मुझे बताओ, अगर ये जो ग्रीनविच रेखा है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, अगर इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ऐसे भी काट दे, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट मुझे बताना। ये जब दिशा है तो ये वाला तो उत्तरी ध्रुव वाला उत्तरी दिशा कहलाएगी, नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी दिशा, इधर पूर्व, इधर पश्चिमी। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा, ये वाला जो भाग है ना, ये कौन सा कहलाएगा? ये वाला भाग यहां से, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। नॉर्थ ईस्ट, या इसी को हम अगर हिंदी में लिखना चाहें यहां पर तो क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पूर्वी। ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व।
उत्तर पूर्व है कि नहीं है? मुझे बताओ ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली दिशा कौन सी है? बताओ बताओ, आप ही बताओ। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम को हम किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ वेस्ट। कोई दिक्कत किसी को? नॉर्थ वेस्ट कह देंगे ना। मुझे एक बात बताओ, और ये वाली दिशा कौन सी है? ये वाली, अब आप ही बताइए। दक्षिण पूर्व। पहले दिशा का ज्ञान जरूर होना चाहिए साथियों। मेरी नजर में तो जब तक आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट। अगर दिशा का ज्ञान हो गया ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएगी। और इधर वाला जो पार्ट है, ये क्या कहलाएगा आपका? खुद ही बताओ अब तो। दक्षिण पश्चिम। आ रही बात समझ में? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसको आप लोग दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं, या इसी को साउथ वेस्ट के नाम से भी आप इसको जानेंगे। तो ये इतनी सारी बातें आपको दिशा से संबंधित भी मैंने यहां पर रूबरू करवाई है। इससे भी आपको जो है अछूता नहीं रखा है साथियों। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और आपको पता ही है ये तो बीच सेंटर है, ये कौन सा सेंटर है, तो सब बातें करेंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर, बहुत ही बढ़िया। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, आप किसी को बताना मत, ये बात है ना। खैर बता भी दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप बता दोगे ना, तो आपका नुकसान हो जाएगा। बोले गुरुजी कैसे? तो नुकसान तो होगा साथी। कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि आप अगर उसको बता दोगे तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा, और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत की अवस्थिति यहां पर ऐसी है। ये ज्यादा बड़ा मैप बन गया है, लेकिन फिर भी ये इंडिया की अवस्थिति है। ये यहां पर इंडिया है दोस्तों, ठीक है। ये यहां पर इंडिया है। मैं इंडिया की जगह क्या लिख दूं? आई लिख दूं? ये लिख रहा हूं मैं आई। ये भारत की अवस्थिति है। मुझे बताओ भारत कहां है? भारत की दिशा क्या है? अब आप ही बताइए, भारत की दिशा क्या है? जल्दी से बताइए, बताइए। दिशा ज्ञान देकर भाग गई सर जी। क्यों दिशा के चक्कर में थे तुम, हैं? ये ध्यान रखिएगा, ये आई मतलब इंडिया है, और इसकी दिशा क्या है? तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व है। तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में है। भारत किस में है? उत्तर पूर्व दिशा में है। देशांतर को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा को आप जो है लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, ठीक है। और अक्षांश को आप क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड कहते हैं। सर टाइम बदल दो, 3 बजे से शुरू करो। 3 बजे शकीब जी मेरी एक और क्लास रहती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये कुछ मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया है पृथ्वी के ग्लोब से लेकर के, कि पृथ्वी की वास्तविक स्थिति क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार थंबनेल करके मुझे बताइए कि हां गुरुदेव ये बात समझ में आ गई, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक चीजें समझ में आ गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं कि क्या यहां तक की चीजें समझ में आ गई आपको? बहुत बढ़िया। जल्दी से साथी, चलिए बहुत बढ़िया। अरे इसी से सीजीएल भी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भूगोल के पिता कौन है, माता जी कौन है, सब पढ़ लेंगे यार, इतनी क्या जल्दी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल, देखो मेरी तो इच्छा ही होती है कि मैं हाथ से ही आपको बना करके यहां पर बताऊं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम तो पीडीएफ से पढ़ लें। लेकिन दोनों का उपयोग करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर हाथ से करेंगे तो पूरा नहीं होगा, और अगर पीडीएफ से पढ़ाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। मुझे तो मजा नहीं आएगा पर्सनली पढ़ाने में, आपको पता नहीं मजा आए कि नहीं आए, लेकिन मुझे तो नहीं आता है। मैं तो भैया लिख के पढ़ाऊंगा तो ही मजा आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए आइए अब इसको देखेंगे, समय समय पर देखते रहेंगे कि अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होगी। जब कल अक्षांश की बात करूंगा ना, तो इस मैप का वापस से सहारा लूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया है? ये देखिएगा, मैंने एक मैप लिया है विश्व का। ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप। दरअसल मैप जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। समझिएगा इस बात को, कि जो मैप होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है।
आपके जो मैप होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक मैप मैंने इस प्रकार से आपके सामने यहां पर रखा है, ठीक है। आपके जो मैप होते हैं साथियों वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को आप किस नाम से जानते हैं? तो एक को आप जानते हैं पॉलिटिकल मैप या राजनीतिक मैप भी इसे कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जिसे आप लोग जो है मैप को मानचित्र के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल मैप आप इसे कहते हैं, पॉलिटिकल मैप, ठीक है। चलिए, यह राजनीतिक मानचित्र की बात हो गई, इसको आप पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं। क्या होता है मैं भी बताऊंगा। और दूसरा जो मैप है उसे आप लोग जो है फिजिकल मैप के नाम से भी जानते हैं, फिजिकल, फिजिकल मैप, है ना। और फिजिकल मैप जो है उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं साथियों? तो मैं आपको बताऊं, इसको भौतिक मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। भौतिक मानचित्र मतलब जो जैसा दिखता है वैसा। आ रही बात समझ में? तो मैप दरअसल दो प्रकार के हैं। यहां पर मैंने लिखा मानचित्र या मैप, ध्यान रखिएगा, मानचित्र को ही क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। तो मानचित्र दरअसल दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक मैंने आपको बताया कि मानचित्र जो है वह आपका पॉलिटिकल होता है और दूसरा क्या होता है? फिजिकल होता है। जो पॉलिटिकल मानचित्र होता है ना, जरा उसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। यह जो पॉलिटिकल मानचित्र होता है इसमें सीमा रेखाएं होती है। इसमें क्या होती है? तो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज या सीमाएं होती है। इसमें सीमाएं होती है ना। वो सीमाएं किन किन चीजों की हो सकती है? तो वह सीमाएं जो है वह देश की हो सकती है, या देश से बड़ी बड़ी चीजें भी है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। वो जो सीमाएं हो सकती है वो महाद्वीप की हो सकती है, ठीक है। फिर उसके अंदर देश की हो सकती है, अगर देश में राज्य है तो उनकी होगी, अगर राज्य के अंदर भी जिले हैं तो उनकी होगी, फिर तहसील की होगी, वो सीमाएं होगी। और यहां पर आप देख भी सकते हैं ये पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में अलग अलग सीमाएं हैं जो आपको अलग अलग कलर से दिखाई दे रही है। आ रही बात समझ में? और वो क्या दिखाई दे रही है ये आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो एक कलर है ये बोलीविया का है, ये पेरू का है, ये यहां पर ब्राजील का है, ये कोलंबो का है, वेनेजुएला। ये येलो कलर आपको कनाडा का दिखाई दे रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, इसी का भाग अलास्का है, ये अलास्का यहां पर आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पर आपको ये मैक्सिको दिखाई दे रही है जो दूसरे कलर में है, ठीक है। अलग अलग कलर में आपको अलग अलग सीमाएं दिखाई दे रही है, ये बाउंड्रीज है इसमें। और जब बाउंड्री है तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसी को आप राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं? तो राजनीतिक मानचित्र के नाम से आप इसको जानते हैं। अच्छा, फिजिकल मैप में क्या होता है? तो केवल फिजिकल मैप में बाउंड्री नहीं होती है। फिजिकल मैप में बाउंड्रीज जो होती है वह नहीं होती है। बाउंड्री इसमें क्या होगी? नहीं होगी। मैं लिख देता हूं, बाउंड्री नहीं होगी। फिर क्या होगा? तो इस फिजिकल मैप में आपको पर्वत दिखाई देगा, माउंटेन, माउंटेन्स आपको दिखाई देंगे, पर्वत, ठीक है। घास के मैदान दिखाई देंगे, नदियां दिखाई देगी, पठार दिखाई देंगे, यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं वो सारी की सारी आपको इसमें दिखाई देगी। ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जैसा कि आप यहां मैप में देख भी सकते हैं, ये देखिए, मुझे बताओ, जहां जहां हरा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि वहां पर घास है, वहां पर वन है, फॉरेस्ट है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी के साथ जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये देखिए चॉकलेटी ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये कलर आपका जो होता है ये पर्वतों का होता है, पर्वत है यहां पर, ठीक है। ये पर्वत है आपके, ये देखिएगा, ये यहां पर आपको ब्राउन ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, तो ये भैया रॉकीज माउंटेन है। यहां पर आप देखेंगे तो ये एंडीज है, यहां पर आप देखेंगे तो ये हिमालय है। आ रही बात समझ में? तो इसमें बाउंड्री है क्या? कहीं बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको? कहीं पर भी आपको बाउंड्री दिखाई दे रही कि अलास्का कहां है, रशिया कहां है, भारत कहां है, यूरोप कहां है? आ रही बात समझ में? कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जो मैप है वो मैप किस चीज का है? तो वो मैप है फिजिकल, भौतिक, प्राकृतिक चीजों का है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या?
शकीब जी पीसीएस हो जाए, यूपीएससी हो जाए, कहीं पे भी काम लगा लेना, आपकी समझ विकसित कर देगा और गारंटी के साथ आपकी यूपीएसआई में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी तक दिल्ली पुलिस में नहीं गया, पेट में नहीं गया, तो ये कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, परेशान मत होइएगा, आपसे ज्यादा शिक्षकों को पता होता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो मैप कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक को हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक मैप, जिसमें बाउंड्रीज होती है, जैसे महाद्वीप की, फिर देश की, फिर राज्य की, और चाहे तो और भी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये जो ग्रीनलैंड है इसमें व्हाइट व्हाइट क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। जहां पर आपको सफेद सफेद दिखाई दे, इसका मतलब है कि वहां पर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि वहां पर जो है बर्फ है। क्या है? बर्फ है। मैं बताऊंगा यार, इतना क्यों लोड ले रहे हो, हर चीज बताऊंगा। यह बात समझ में आ गई है? चलिए अब हम बात करते हैं इस पॉलिटिकल मैप की। इस पॉलिटिकल मैप में आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, पहले हम उसकी बात करेंगे। इस पॉलिटिकल मैप में मैं आपको कुछ बातें हैं वो बता देता हूं। महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं और महासागर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जितना भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा महासागर का है। ये सारा का सारा किसका है? तो महासागर का है। तो एक बात मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश करता हूं, वो बात आप समझना जरा, वो समझने की ही बात है। मुझे बताना अगर ये आपकी अर्थ है, समझना, और इस अर्थ के बीचों बीच से अगर मैंने एक रेखा यहां पर गुजार दी, आप जानते हैं ये कौन सी रेखा है? अब तो सब लोग जानते ही होंगे मेरे ख्याल से। इस रेखा को अगर मैंने इसमें से गुजार दिया, मुझे बताओ ऊपर वाला कौन सा गोलार्ध कहलाएगा? ये उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और उत्तरी गोलार्ध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, मैंने लिखा NH, मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर है। इससे जस्ट नीचे ध्यान रखिएगा, इससे जस्ट नीचे जो है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। यही बोलेंगे ना, सदर्न हेमिस्फेयर बोलेंगे। चलिए अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों चीजों को मैं इधर कर लेता हूं। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। ये समझने की कोशिश करना, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध और ये वाला कौन सा है? ये दक्षिणी गोलार्ध। अब मुझे एक बात बताना, इस मैप के हिसाब से देख के बताओ, इसी मैप के हिसाब से देख के बताओ, मुझे बताओ पानी इस उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है या फिर नीचे है? मैं पहले 0 डिग्री की रेखा बना दूं आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री की रेखा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं बनी है, कोई बात नहीं, मैं एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, ठीक है, ये मैंने 0 डिग्री की रेखा बनाई है साथियों। एक मिनट साथियों, है ना, गड़बड़ हो गई ना। एक मिनट, हर चीज दिखाई देगी, परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए आइए, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ये मैंने आपको 0 डिग्री की रेखा दिखाई दे दी। मुझे बताओ इस रेखा से ऊपर महाद्वीप आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना? इस रेखा से ऊपर महाद्वीप ज्यादा है। इधर उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर ये एशिया हो गया, इधर वाला एशिया वाला पार्ट, इधर यूरोप वाला पार्ट, ये अफ्रीका भी ऊपर ही हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर ऊपर इस 0 डिग्री के ऊपर ऊपर आप देखेंगे, या इसको हम दूसरी भाषा में कहें तो अगर आप 0 डिग्री के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर देखेंगे तो आपको ऊपर एक चीज कॉमन दिखाई देगी। वो चीज क्या कॉमन दिखाई देगी पता है? वो चीज ये कॉमन दिखाई देगी कि ऊपर जो है वो कॉन्टिनेंट ज्यादा है। कॉन्टिनेंट का मतलब है सी, महाद्वीप जिसे हम बोलते हैं। कॉन्टिनेंट ज्यादा है किसकी तुलना में? ओशियन की तुलना में, महासागर की तुलना में। इसी को मैं यहां पर लिख देता हूं कि महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या है? ज्यादा है। किसकी तुलना में? महासागर की तुलना में। महासागर की तुलना में महाद्वीप की संख्या ऊपर क्या है? ज्यादा है। वहीं पर इस दक्षिणी गोलार्ध में देखने की कोशिश करना। कहां गया मैप? वापस से इधर ही आ जाते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में देखो, महाद्वीप तो कम है, अरे स्थलीय भाग कम है ना, देखो एक यही है, केवल यही है, बाकी तो जल है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में जो है वह ओशियन इज ग्रेटर देन कॉन्टिनेंट। यानी कि मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा कि यहां पर महासागर या जल जो है वो महाद्वीप की तुलना में क्या है दोस्तों? ज्यादा है। आ रही बात समझ में? ये बात समझ में आ गई क्या आपको? ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शानदार। रवि करदाम जी कह रहे हैं कि सर दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, ये मैंने आपको बताया भी सही कि पानी ज्यादा है मतलब महासागर ज्यादा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में महासागर ज्यादा है और महाद्वीप कम है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठीक उल्टा है, उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है और महासागर क्या है? कम है साथियों। ये यहां पर आप दिखाई दे रहा है। अब ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर वापस से पेन बदलता हूं।
ये वाला जो पूरा का पूरा आप एरिया देख रहे हैं, जो कि मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं, ये छोटे छोटे टुकड़ों के अंतर्गत भी, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से ये वाला जो भाग है ना, ये उत्तरी गोला, आपका कौन सा भाग है, उत्तरी अमेरिका। ये वाला कौन सा भाग है, उत्तरी अमेरिका है साथियों, है ना, उत्तरी अमेरिका। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में आपके साथ आएगा ही। ये उत्तरी अमेरिका है। और इधर वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या कहते हैं साथियों, दक्षिणी अमेरिका कहते, दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो भाग है ये अफ्रीका है। कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है ये। और इसके इधर अगर हम बात करें, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है जो कि 0 डिग्री से नीचे है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। लिखा हुआ भी है ऑस्ट्रेलिया, क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया यहां पर पड़ेगा। वहीं पर ये वाला जो भाग आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहां पर रशिया लिखा हुआ है, लेकिन दरअसल रशिया ना 2 भागों में है। रशिया के साथ में इधर वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको आप बोलते हैं यूरोप। क्या कहते हैं, यूरोप कहते हैं। और ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एशिया। और ऐसा भाग जो यूरोप और एशिया दोनों में कॉमन हो रहा है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं साथियों, यूरेशिया कहते हैं इसको, यूरेशिया। तो एशिया और यूरोप का ऐसा कॉमन भाग जो साथ में मिलकर चलता है या साथ में मिला जुला है, उसको आप यूरेशिया कहते हैं। और इसके नीचे जो है ना, नीचे ये वाला जो आपको बर्फ की चादरों से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, तो इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ये महाद्वीप है अंटार्कटिका, मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। जूम कर दूं, जूम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जूम करूंगा तो सारी चीजें फट जाएगी। मैं बताऊंगा इत्मीनान से, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन आपको करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा लगेगा आज, है ना। तो ये नीचे अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। यहां पर लोग रहते तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग निवास करते हैं। भारत के रिसर्च सेंटर यहां पर, दक्षिण गंगोत्री का नाम आपने सुना होगा, वैसे ही अलग अलग देश के रिसर्च सेंटर है यहां पर। वैसे ही आपका जो ऊपर वाला भाग है, ये आर्कटिक महासागर का भाग है, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं अब बात करूं आपके इस फिजिकल मैप की, तो इसमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड, ठीक है। उसी के साथ ये आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे एस के आकार का आपको एक महासागर दिखाई दे रहा है, जिसे आप अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों अटलांटिक महासागर। ये जो मैंने एस का आकार बनाया ना, ये दरअसल एस का आकार यहां से लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर वाला तो आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। ये वाला जितना भी महासागर है ना ऊपर, ये आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। एक एक को पढ़ेंगे, बस केवल मैं आपको इंट्रो करवा रहा हूं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई आपको। इसको हम आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आर्कटिक महासागर के नाम से जानते हैं। उसी के साथ आप देखिएगा, ये वाला जो एरिया आपको इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला है ना, ये वाला और इधर वाला एरिया, चूंकि जब इसको हम घड़ी करेंगे ना मैप को, तो ये दोनों वाले जो भाग है यहां और यहां, ये दोनों जुड़ जाएंगे। इसी को इसलिए क्या बोलते हैं, पैसिफिक ओशियन। देखो ये भी पैसिफिक ओशियन और ये भी पैसिफिक ओशियन। और यहां पर भारत के जस्ट नीचे जो है वो हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक बार कमेंट करके बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया कंट्री तो है या कॉन्टिनेंट भी। सुजीत जी, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, ठीक है, दोनों हैं। पढ़ेंगे यार, हर चीज पढ़ेंगे। झील कौन सी है ना, कहां है ना, ऊंचाई कितनी है ना, झरना कौन सा है ना, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। परेशान मत हो भाई, विश्वास करो, ठीक है। मैं इसलिए ये सब पढ़ा लेता हूं क्योंकि मेरे विषय, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है ये, ऑप्शनल। यूपीएससी की तैयारी में ऑप्शनल विषय के तहत मैंने इसको पढ़ा है। तो आप परेशान मत होइएगा, बहुत डीप तक जाएंगे, लेकिन इतना डीप भी नहीं जाएंगे कि समय बहुत हो जाए, है ना। आराम से होले होले पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात मैंने आपको इससे संबंधित बताई है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। जो बात मैंने आपको आज बताई है सिलेबस के साथ साथ, वो सारी बातें आप इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे, इतनी भी उम्मीद है। और फिर इस बात की भी उम्मीद है साथियों कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जारी रखेंगे और मजेदार तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी चर्चा जो है अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे कल, ठीक है। चलिए।